नमस्कार दोस्तों, 9 जनवरी 2023 का प्रश्न पत्र आज हम लोग करेंगे जो कि सीटेट पेपर 1 का होगा और इससे संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन है आज हम लोग इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यदि नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और पिछले वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने इसी प्रकार से बहुत से प्रीवियस क्वेश्चन को कर लिया है तो आप चैनल में जाकर कोर्सेस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास जो है किन किन कारकों से प्रभावित होता है? तो बाल विकास जो है प्रभावित होता है आनुवांशिकता से और पर्यावरण से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और भी अनेक कारक है जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो यहाँ पे देखिए विकास जो है ये आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से भी प्रभावित होती है, संस्कृति से भी प्रभावित होती है, सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, बच्चों के विकास की किस प्रकार से होता है? ऑप्शंस है, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, अव्यवस्थित रूप से होता है। तो विकास जो है क्या अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। तो क्या विकास जो है इस प्रकार से होता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले शारीरिक विकास का, तो क्या जो है कोई बच्चा यदि बढ़ता है, उसका जो है ग्रोथ होती है, तो क्या अचानक से एकदम से बड़ा थोड़ी हो जाता है? नहीं होता है ना। तो उसका जो ग्रोथ है वो जो है धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि पल में अचानक से उभर आता है। तो कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है। विकास जो है व्यवस्थित होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है, पूरे विश्व में सभी बच्चों के एक समान दर से होता है। क्या सभी बच्चे जो है एक समान दर से बढ़ते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, क्या वो सभी जो है एक समान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोई बच्चा जो है जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई बच्चा धीरे जो है उनका हाइट बढ़ता है, या शारीरिक रूप से देखा जाए तो कोई बच्चा जो है मोटा होता है, कोई बच्चा पतला होता है, और कोई बच्चा का दिमाग जो है बहुत तेज होता है, कोई बच्चा जो है धीमा होता है। ठीक है, और कोई बच्चा जो है संवेगात्मक विकास का यदि बात करें तो कोई बच्चा जो है जल्दी से जो है दुखी होने वाला टाइप का होता है, कोई बच्चा जो है हमेशा हंसते रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी विश्व भर के बच्चे के जो विकास होता है वो एक समान दर से होता है। ठीक है, भिन्न होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है। तो यानी कि बच्चे जो है सिर्फ विद्यालय में जाकर ही उनका जो है जो भी वो सीखते हैं उन्हीं से क्या उनका विकास होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। बल्कि बच्चे जो है समाज से भी सीखते हैं, अपने परिवार से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से, हर एक जगह जो है कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और उनका जो है हर तरह का कौशल का विकास होता है और सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास, सभी तरह का विकास जो है उनका होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। विकास जो होता है वो होता है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु यह जो है स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। यानी कि सबका जो है सब में जो है अलग अलग जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था है। तो यहाँ पे देखिए समाजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो समाजीकरण के प्राथमिक संस्थाएं जो होती हैं वो परिवार होती हैं, और जो द्वितीयक संस्था होती है इसमें आ जाएगा आपका मीडिया आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। ठीक है, और आस पड़ोस ये सभी जो है ये सभी क्या है? ये भी प्राथमिक समाजीकरण का संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक समाजीकरण यानी कि बच्चे जो है, जैसे कि बच्चा का जन्म हुआ तो शुरू में जो है वो परिवार के साथ ही पलता बढ़ता है और परिवार से ही बोलना सीखता है, सभी अपने कार्यों को करना सीखता है। ठीक है, तो वे उसका जो वो समाजीकरण का वो क्या हो गया? प्राथमिक संस्था हो गया। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो विद्यालय जाना शुरू करता है तो वो उसका द्वितीयक संस्था हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, तो ऑप्शन देखिए, परिवार, पुस्तकालय, अभिभावक का कार्यस्थल, आस पड़ोस, संचार माध्यम, परिवार, कानून, धार्मिक संगठन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि परिवार जो है ये प्राथमिक
संस्था होती है, ठीक है, समाजीकरण की, और द्वितीयक संस्था जो होती है वो यहाँ पे पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। यानी कि समय के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बनाना किस अवस्था में होती है। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। ये चारों अवस्था आपके देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदीगामक जो अवस्था होता है ये 0 से लेके 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच का समय है, और 11 से ऊपर जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो किस अवस्था में जो है बच्चा यह समझ बना लेता है कि जो वर्तमान क्या है और भविष्य जो है, समय के बारे में समझ बना लेता है, जो वर्तमान के बारे में जानने लगता है और भविष्य के बारे में वो स्पष्ट रूप से जान जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो हैं समय के बारे में अच्छे से ज्ञान उन्हें हो जाता है। वे जो है वर्तमान समय और भविष्य का समय, पास्ट का समय, ये सभी वो जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में जो है चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, अवधारणाएं। तो करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन 2 स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्कीमा इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें जो है बच्चों का स्कीमा किस प्रकार से डेवलप होता है और किस प्रकार से जो है बच्चे किस अवस्था में सोचता है, ये उन्होंने बताया था। तो स्कीमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है या देते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है, पार्ट के बारे में बताया है, जिससे जो है बच्चों को संकेत इशारों के द्वारा सिखाने से जो है बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें जो है उनका विशेष रोल जो है भाषा का भी हो सकता है और समाज का भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है। तो सामाजिक विकास को आनुवंशिक कारक क्या आकार देता है, क्या उन्होंने ये बताया है? तो नहीं, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, भावात्मक विकास को प्राकृतिक कारक आकार देता है, शारीरिक विकास को संवेग आकार देता है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन तीनों गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड, उन्होंने यह बताया था कि संज्ञानात्मक विकास को जो है संस्कृति आकार देता है या देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। तो जीन पियाजे ने जो है स्कीमा पर बल दिया है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की का यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इन्होंने जो है भाषा पर बल दिया है, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से सीखते हैं, भाषा का विकास होना बहुत आवश्यक है, और बच्चे यदि भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास जो है नहीं हो पाएगा, यानी कि वे जो है किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे भाषा के अभाव में, और उनका जो है समझ विकसित नहीं हो पाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है इसके 3 चरण बताए हैं, जिसमें 6 स्तर हैं, ठीक है। 3 चरण, जिसमें पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे। और इन्होंने इसमें ये प्रश्न में ये पूछा गया है कि और किसने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, B.F. स्किनर। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है।
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। आपको लग रहा होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत न दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत थोड़े दिया था, लेकिन नहीं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है, एक लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्रश्न का, तो यहाँ पे प्रश्न है वो है एक अध्यापक, ठीक है, एक अध्यापक का शिक्षण शास्त्रीय, ठीक है, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के में किस प्रकृति का होना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक का जो है शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि किस प्रकृति का होना चाहिए। क्या वो दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अनजान होना चाहिए। तो ये जो है होना चाहिए लचीला, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, लचीला सुनम्य। तो किसी भी अध्यापक का जो है शिक्षण शास्त्रीय प्रवृत्ति किस प्रकृति का होना चाहिए, ये जो है लचीला होना चाहिए। लचीला इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं, जब यदि बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाएगा तो उनका जो है प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। उनका जो है, जैसे बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, क्लासरूम में एकदम अनुशासन से बैठे हैं, सिर्फ टीचर को सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, उनको जो है रुचि किसी चीज़ में नहीं आ पा रही है, उनको मन में जो है प्रश्न है लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यदि टीचर लचीला नहीं है तो वहाँ पर बच्चे को जो है सीखने में और परेशानी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, लचीला होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन 10। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। तो IQ परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है, आपके ऑप्शंस हैं कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण का जो आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ये ग्रसित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो पश्चात संस्कृति से प्रभाव से ग्रसित है कहा गया है क्योंकि ये जो है ये जो परीक्षण होती है बुद्धिलब्धि की, ठीक है, ये जो है जो पश्चिमी मध्यवर्गीय परिवार है, समाज है, उनसे जो है ये प्रभावित है, ठीक है। इसीलिए जो है इसकी आलोचना की जाती है। और इसकी आलोचना इसलिए भी होती है क्योंकि ये जो है कौशल के एक संकीर्ण सेट से संबंधित होते हैं और वास्तव में जो है परीक्षण लेने की क्षमता से ज़्यादा कुछ नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आलोचना की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है क्वेश्चन 11। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभिकथन सबसे पहले पढ़ते हैं। अभिकथन, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभिकथन जो दिया गया है बिल्कुल सही है क्योंकि जब कोई बच्चा जो है किसी प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसे में अध्यापक का यह दायित्व बनता है कि उसे जो है और उससे प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पे ये सब तरीका सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। तर्क दिया गया है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। तो कम से कम अपेक्षा रखता है ये गलत होता है क्योंकि अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखते हैं। सफलता के लिए जो है उम्मीद कम रखना ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क जो है गलत दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे अभिकथन सही दिया गया है और तर्क जो है यहाँ पे गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। तो जेंडर क्या होता है, सामाजिक निर्मित है, जैविक, सामाजिक, नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। तो जेंडर जो होता है ये समाज द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। जैसा कि
भूमिकाएं निर्धारित होती है लड़कियों के लिए कि खाना जो है घर का वही बनाएगी, और लड़का जो है वो बाहर पढ़ने जा सकता है, लड़कियां बाहर नहीं पढ़ने जा सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो जेंडर भूमिकाएं बनाई गई हैं ये जन्म से निर्धारित नहीं होती है, लेकिन ये जो है समाज द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो सामाजिक निर्मित है, और जबकि लिंग जो है ये जैविक निर्मित है। ठीक है, ये जो है पहले से निर्धारित होती है, जन्म के समय ही जो है निर्धारित होती है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो देखिए, सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होते हैं, सब में जो है व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस है, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। कभी भी आपको जो है सीटेट के प्रश्न सॉल्व करते समय पॉजिटिव ऑप्शन को अधिक चूज करना होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, नहीं करके पूछा गया है, तब उस समय नेगेटिव ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिक भिन्नताओं को जो है महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आगे है क्वेश्चन 14। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ठीक है, यानी बच्चे जो है कितना सीख रहे हैं, उन्हें जो है सीखने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, जो ये चीजें जो है आकलन में देखी जाती है। तो आकलन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति जो है समझ बनाना कि कितना जो है किस तरह से जो है वो सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो समालोचनात्मक चिंतन को कौन सा जो है प्रोत्साहित करेगी? आपके ऑप्शंस है, प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतक्रिया को निरुत्साहित करना। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव टैग वर्ड है ये निरुत्साहित, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बच्चे को जो है कोई भी काम बच्चा कर रहा है तो उन्हें जो है अंतक्रिया कर रहा है, तो उन्हें जो है निरुत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, बल्कि प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव होता है। तो आगे देखिए, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। बंद अंत वाले प्रश्न यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, बल्कि ओपन इंडेड, ठीक है, खुला अंत वाले प्रश्न पूछना है। ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को विमर्श है तो समय देना, ये यहाँ पे सही होगा, ताकि वे जो है सोच समझकर सही चिंतन करके जो है प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, यानी उन्हें जो है समय देना ताकि वो सोचे, चिंतन करे और तब जाकर उत्तर दे। ऑप्शन 1 में दिया गया था कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए कहना, तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ये भी यहाँ पे नेगेटिव है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। प्रश्न है, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? यानी कि सुविधा वंचित समूह का अर्थ हुआ जिन्हें जो है सुविधा प्राप्त नहीं है, जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, तो सामान्य बच्चों के साथ जब वो पढ़ने जाते हैं, उनका समावेशन में जो है क्या अवरोध उत्पन्न करता है, क्या जो है वहां पर रुकावट उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शंस है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। जो भी उनके प्रति जो धारणाएं समाज में बनी हुई है कि वे जो है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन बच्चों के लिए जो है कि वे जो है पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना जो है उनके लिए जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार से जो मानसिकता है लोगों में, समाज में जो फैला हुआ है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये जो है एक अवरोध का कार्य करता है वहां पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 17। पठन वैफल्य
प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? आपके ऑप्शंस है स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। तो पठन वैफल्य जिसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया भी आपको जो है देखने को मिल सकती है प्रश्न में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पठन वैफल्य यानी इनके पढ़ने में जो है वहां पे परेशानी होती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कि स्केच बनाना, तो स्केच बनाना जो है पढ़ने से पढ़ना नहीं हुआ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वाचन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वाचन यानी कि कोई किसी सेंटेंस को पढ़ना या किसी पैराग्राफ को पढ़ना, ठीक है, पढ़कर सुनाना। इसमें जो है जो विकार होती है उसे हम लोग पठन वैफल्य कहते हैं, यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है, वो शब्दों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वाचन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी जो आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं या कम देख पाते हैं, ठीक है, उन बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन बच्चों की सहजता से शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक की क्या भूमिका होगी? आपके ऑप्शंस हैं जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, कक्षा में समर्थक उपकरण का प्रयोग बाधित करना चाहिए। तो देखिए उन्हें जो है विशेष कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है जैसे कि ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न जो है बुक्स होते हैं या ऑडियो को सुनकर जो है वो चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है यदि इन उपकरणों को प्रयोग का बाधित किया जाएगा अध्यापक द्वारा तो ये अच्छा नहीं है, वो जो है यहाँ पे क्लास में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें और परेशानी होगी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप में संप्रेषित करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। तो देखिए सरल से कार्य दे देने से वो सीख नहीं जाएंगे या उन्हें जो है शामिल होने में आसानी नहीं होगी, बल्कि उन्हें जो है यह फील होगी कि उन्हें जो है दया भाव से देखा जा रहा है, वे जो है किसी काम के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें जो है आसान कार्य कराया जा रहा है। इसलिए समान कार्य देना है और उन्हें जो है सहानुभूति की जो है अनुभव नहीं कराना है, समानुभूति का अनुभव कराना है, ठीक है। समान अवसर समान कार्य, ठीक है, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। तो सरल कार्य देना ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जितनी अधिक संभव हो सके अधिक अधिक सूचनाएं देना, ठीक है, यहाँ पे सूचना देना ये भी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो करेक्ट जो होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3, जो भी लिखित सूचना है उसको मौखिक रूप से संप्रेषित करने पर जो है वो सुनकर जो है वहां पे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो जो स्वलीनता विकार से जो जूझ रहे बच्चे होते हैं, स्वलीनता विकार जो है यह एक प्रकार की विकार है जिसे ऑटिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे जो है कम्युनिकेशन करने में यानी कि बातचीत करने में संप्रेषण करने में जो है उन्हें दिक्कतें आती है। ऑप्शन है आपके उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो देखिए औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर नहीं होता है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आवेगशीलता भी नहीं होता है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल का इससे विकास हो जाता है और भी ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अवरुद्ध संप्रेषण कौशल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जो है कम्युनिकेशन करने में दिक्कतें आती है। वे जो है दूसरे बच्चों से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, या किसी भी परिवार के किसी सदस्य से भी हो सकता है या शिक्षक से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ऑटिज्म का एक लक्षण है, स्वलीनता विकार का यह लक्षण है। तो आपके एग्जाम में जो है स्वलीनता विकार ना देकर ऑटिज्म भी दे सकता है, तो ये याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो प्रतिभाशीलता जो है किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं? आपके ऑप्शन है बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों की आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो देखिए प्रतिभाशालीता क्या है, बच्चों में जो है प्रतिभाशाली क्या है, वे जो है कि अपने कार्यों को छोड़ देते हैं
क्या उनमें जो है बुद्धि निम्न स्तर की होती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उच्च स्तर की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। कार्यों की आसानी से छोड़ देना, क्या वे जो है कार्य को छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, बल्कि वे जो है कार्यों को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता कहा गया है। ठीक है, अक्षमता नहीं, बल्कि उन्हें जो है छोटी से छोटी कार्यों का ध्यान रहता है और वो जो है हर चीज करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधगम्यता का उच्च स्तर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। तो प्रतिभाशाली का जो है लक्षण क्या है? बोधगम्यता का उच्च स्तर। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिए गए हैं यहाँ पे। अभिकथन में है विद्यालय को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तो विद्यालय को क्या करना चाहिए? नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, यानी कि पाठ्यचर्या कुछ ऐसा हो जिसमें जो है बच्चे नए नए चीजों का ज्ञान पा सके और नए ज्ञान का सृजन कर सके। ठीक है, तो कैसे ऐसे संभव होगा? जैसे कि बच्चों से जो है विभिन्न गतिविधियां कराई गई, ऐसे प्रोग्राम रखे गए जिसमें जो है बच्चों से जो है विभिन्न कला संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। ठीक है, और जो है विभिन्न नृत्य हो गया का प्रोग्राम हो गया, सिंगिंग का प्रोग्राम हो गया, डांस का प्रोग्राम हो गया, अनेक जो प्रोग्राम होता है, स्पीच का हो गया। ठीक है, ये सभी कार्य कराए जा रहे हैं और क्लासरूम में भी पढ़ाने के दौरान ही जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना। तो इससे क्या होगा? बच्चों में जो है नवीन ज्ञान का सृजन होगा। ठीक है, और उनका पाठ्यचर्या जो है क्या इसी प्रकार से होना चाहिए? बिल्कुल भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभिकथन बिल्कुल भी सही दिया गया है। तर्क है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो बच्चों में जो है ये कहा गया है कि अध्यापक के सहयोग यदि मिल जाए तो उन्हें जो है वो जो है नवीन ज्ञान के सृजन कर पाते हैं और व्याख्या करने की उनकी क्षमता भी बढ़ती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क भी सही दिया गया है। तो इस तरह से पाठ्यचर्या यदि बनाई जाती है तो पाठ्यचर्या के इस हेल्प से जो है बच्चे नए ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कथन और तर्क दोनों सही दिए गए हैं और हर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? आपके ऑप्शन है सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्यपुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम। विद्यालय को जो है रचनात्मक अधिगम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक अधिगम इसलिए कराना चाहिए क्योंकि बच्चों का जो है इससे विकास होता है, वो नए नए चीजों का खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, विभिन्न प्रयोग करते हैं और नए चीजों की रचना करते हैं। ठीक है, और इससे जो है उनका जो है चिंतन कौशल बढ़ता है और समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, तो इससे जो है वो अपसारी रूप से सोच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रचनात्मक अधिगम बेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1 और पेपर 2 का भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। यदि पेपर 2 का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो पेपर 2 का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 2। ओके, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 23 है प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रेरक अधिगम परिवेश, ठीक है, यानी कि अधिगम होता है सीखना को ही जो है अधिगम कहा जाता है। बार बार ये वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिगम यानी कि सीखना। ठीक है, तो प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि ऐसा जो है वातावरण बनाना जहां पर जो है बच्चे सीख सके। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवेश बनाने के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन से स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। तो अवसर को क्या कम किया जाएगा तो बच्चे जो है सीख पाएंगे नहीं, तो ये तो नेगेटिव हो गया। स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना। तो कॉम्पिटिटिव भावना को बढ़ावा देना कि आप जो है उससे जो है आगे बढ़ जाइए, दूसरा बच्चे से जो है आप कंपटीशन करा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव भावना को बढ़ावा देने से क्या वे जो है अच्छे से सीख पाएंगे? नहीं, बल्कि उन्हें जो है सीखने उससे हमको आगे निकलना है। इसका जो है उन्हें भावना उत्पन्न होगा कि उससे जो है और अपने दोस्तों
से ही जो है वो कंपटीशन करेंगे दोस्तों को, इससे जो है बहुत सी हीन भावना उनमें आएगी। यदि रिजल्ट जो है किसी कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है, कोई बच्चा पीछे हो जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्व आकलन हेतु अवसर देना। ठीक है, जो भी बच्चे सीख रहे हैं उन्हें जो है आकलन करने के लिए जो है अवसर देना कि वे जो है कितना सीख पा रहे हैं, किस वे जो सीख रहे हैं वो सार्थक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। अभिकथन दिए गए हैं, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और देखिए, योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो जो योग्यता होती है इसकी अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली सीखने के तरीका सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित करता है, नहीं, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तर्क और अभिकथन दोनों गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है। तो समस्या समाधान में अवरोध जो है कौन उत्पन्न करता है, आपके ऑप्शन है प्रकार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, औपचारिक चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, औपचारिक चिंतन में जो है आप एक ही समस्या का अनेक हल ढूंढते हैं, तो इससे जो है समस्या समाधान में और आसानी होगी, तो यहाँ पे नहीं होगा। और विमर्शात्मक लेखन, जो भी आपने जो है विचार किया है उसे लिखकर जो है आप समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। संज्ञानात्मक सुनम्यता, ये भी जो है अवरोध नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। अभिकथन और कारण तर्क दिए गए हैं। अभिकथन है, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने की बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही बात है, जो भी बच्चे जो है मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसे जो है अनदेखा करने के बजाय जो है शिक्षक को उस पर चर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तर्क है, ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, तो दोनों सही है और ये जो है आर जो है एक का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भावनाएं। भावनाएं क्या है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या भावनाओं का जो है स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, ये गलत दिया गया है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, ये भी नहीं होगा। जब भी कोई बच्चा जो है भावनात्मक रूप से यदि वो जो है तैयार नहीं है सीखने के लिए, तब तक वो नहीं सीख सकता। ठीक है, और ये जो है अधिगम पर प्रभाव डालती है। अगला ऑप्शन है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी। तो देखिए, भावनाएं जो है, यदि बच्चा जो है दुखी है तो वो जो है अधिगम नहीं कर पाएगा और उसकी स्मृति भी जो है उसके माइंड में चल रहा है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और यदि बच्चा जो है खुश है तो वो वहाँ पे बहुत ही जो है अच्छे से जो है उसको मन लगाकर उस कार्य को करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ये प्रभाव डालती है। भावनाएं जो है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है सही हो सकता है। न तो अधिगम को प्रभावित करती है, न ही स्मृति को प्रभावित करती है। ऑप्शन 4 भी गलत है, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। यहाँ पे अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है भावनाएं, साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती है। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होती है यदि कार्य। तो विद्यार्थी जो है सीखने के प्रति कब प्रेरित होंगे, आपके ऑप्शन से अप्रासंगिक हो। यदि कार्य अप्रासंगिक हो तो क्या उन्हें सीखने में इंटरेस्ट आएगी, रुचि उत्पन्न होगी, नहीं। बिना किसी चुनौती वाला हो, तो बिना किसी चुनौती वाला कार्य में क्या मजा आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, उनके जीवन में संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो,
यानी कि बहुत ही जो है उसको सोचना पड़े, बहुत ही कठिन हो, तो ये भी उन्हें जो है इंटरेस्ट नहीं आएगी यहाँ पे। उन्हें जो है जो बच्चे जो है सीखने के प्रति अभिप्रेरित हैं, मोटिवेट हैं, उन्हें जो है उनके जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उनमें जो है उन्हें उस कार्य को करने में जो है उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, रुचि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उनके जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सीखने को जो है सरल बनाने के लिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके, इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखी करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बच्चे के जो भी पूर्व ज्ञान है, जो भी उसके पास जो है अनुभव रहा है, उसे जो है जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसे जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक अध्यापक को जो है जो भी बच्चे का ज्ञान पहले से है उसको जोड़कर नए चीज जो सिखाने जा रहे हैं उसमें जोड़कर, उदाहरण के माध्यम से या किसी भी तरह से उसको जोड़कर उसे जो है पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे जो है उसको सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। तो वाक्य विन्यास या संरचना को स्पष्ट नहीं करने पर और जो है उसे अधिगम जो है कठिन लगेगी, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, तो यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम को जो है सामान्यीकरण करना चाहिए, ठीक है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द जाल होते हैं यानी कि बहुत से कठिन कठिन शब्द होते हैं कि किसी भी आप टॉपिक को समझाने जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ही कठिन कठिन शब्द दिए गए हैं, तो उसमें जो है बच्चों को नहीं उलझाना है, ठीक है, उससे बचना चाहिए और उन्हें जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो बच्चे को जो है आसान भाषा में और उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उन्हें जो है अधिगम कराएं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो लर्निंग में जो है किसके द्वारा अधिगम में जो है बाधा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शंस है, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। तो पहले जो पढ़ाए गए हैं उस विषय को जो आज आप या आगे जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे जो है आप जोड़ रहे हैं, संबद्ध कर रहे हैं, तो इससे क्या बाधा उत्पन्न होगी? नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन। तो बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन होगा तो इससे उन्हें आसानी होगी, तो ये भी नहीं होगा। रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, यानी कि जो भी जो है रचनात्मक जो कार्य होगा उनमें उनको इन्वॉल्व कराना और रचना यानी कि खोज अन्वेषण आदि को बढ़ावा देना, तो क्या इससे जो है अधिगम में उत्पन्न होगी बाधा? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। तो देखिए हमने जो है सीडीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो भी 9 जनवरी 2023 के पेपर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस को करेंगे और इसी प्रकार से हमने और भी बहुत से पेपर कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उन वीडियोज को भी देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी किस दिशाएं क्रमशः है? तो देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई और दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में पूछा गया है कि लखनऊ और जयपुर जो है किधर पड़ेगी। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हम सभी जानते हैं। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। तो देखिए भारत की राजधानी दिल्ली हो गई, ठीक है, नई दिल्ली, और यहाँ पर जो है नई दिल्ली है मान लीजिए। यहाँ पे देखिए लखनऊ जो है नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ दक्षिण हो गया और इस तरफ पूर्व हो गया। दक्षिण पूर्व में है आपकी लखनऊ, ठीक है, और जयपुर में जो है यहाँ पे देखिए राजस्थान भी नीचे की तरफ है यानी कि दक्षिण हो गया, और ये जो है इस तरफ है यानी कि पश्चिम की तरफ है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है क्या है? जयपुर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व में लखनऊ, ठीक है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में जयपुर। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा।
दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बागी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो भरली बागी क्या है? यहाँ पे देखिए भरली बागी। तो भरली बागी जो है ये बना होता है बैंगन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, छोटे छोटे भरवा बैंगन से, सादा दाल का दमपुख्त, ताजी पोम्फ्रेट मछलियां का मलाईदार व्यंजन है, आलू गोभी तथा टमाटर की करी है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे छोटे भरवा बैंगन से जो है बनती है भरली बागी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों और आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो विभिन्न रंगों के, आकार के एवं माप के होते हैं, बिल्कुल सही है। और वे जो है उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, यानी कि और जो है उनका क्या कार्य होता है, जो पक्षियों का पंख होता है उससे उन्हें क्या मदद मिलती है। तो एक तो उनको उड़ने में सहायता करती है, और देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार का भोजन, तो क्या उससे जो है वो भोजन को ढूंढने में मदद करते हैं पंख उनके? नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखते हैं, तो वे जो है उनके जो पंख होती हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं। इससे जो है हवाएं उनके शरीर के अंदर तक नहीं जा पाती, यानी कि वो शरीर को जो है वो गर्म रखते हैं, ठीक है, ढक कर रखते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं, ये सही है। विभिन्न तरीकों से चलने में, तो पक्षियां जो है अपने पैरों से चलती हैं। उड़ने में जो है पंख मदद करती हैं, लेकिन चलने में ये मदद नहीं करती, तो यहाँ पे ये गलत है। उन्हें जलसा बनाते हैं, यानी कि वाटर प्रूफ बनाते हैं, यानी कि जैसे कि बारिश का मौसम है तो बारिश में आप पक्षियों को भीगते हुए देखे होंगे, तो वहां पर जो है पूरी तरह से भीगते नहीं, अंदर तक जो है उनके पानी नहीं जाती है। तो इससे जो है कौन बचाता है? उनकी पंख बचाते हैं, ठीक है। पंख पर जो है पानी जब गिरती है तो अंदर तक जाने में वो रोकती है, क्योंकि वो जो है वाटर प्रूफ का वहां पे काम कर रही होती है। तो इससे जो है उनका बचाव होता है और वे जो है सुरक्षित रहते हैं। तो जलसा बनाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी सही है और डी सही है। तो कुट में आंसर देना है आपको, करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, बी और डी। अगला है क्वेश्चन 64। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 64 में दिया गया है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो जो पशु यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, अंडू माफ कीजिएगा, अंडा देने वाले पशु, ठीक है। तो अंडा देने वाले पशु कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपके मोनोट्रिम, ठीक है। तो मोनोट्रिम जो है ऐसे पशु हैं या जीव हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और इनकी जो है क्या विशेषताएं होती हैं तो देख लेते हैं। उनका जो है आप देखिएगा तो उनका कान जो है आंतरिक रूप से बने होते हैं और शरीर पर उनके बहुत से बाल होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, नहीं बाहरी कान नहीं होती है, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये गलत है। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, बाल होते हैं, ठीक है। तो उनके जो है आंतरिक कान होते हैं और उन पर जो है बाल होते हैं, ठीक है, और शरीर पर भी जो है उनके बाल होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। तो कौन है ये जिन्होंने जो है एवरेस्ट पर्वत पर चोटी पर जो है अपना कदम रखा था? यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने जो है जिसने एवरेस्ट चढ़ा था? तो वे थी बछेंद्री पाल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑप्शन 4, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो मणिपुर के संबंध में क्या सही है? आपके ऑप्शन है, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। तो क्या मणिपुर का जो है, यहाँ पे देखिए नीचे देख लीजिए, पहले कूट दिए गए, ठीक है, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, तो ये बिल्कुल सही है। लावणी मणिपुर का एक लोक नृत्य है, ये भी सही है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। तो नहीं, ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया है।
मणिपुर बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो मणिपुर जो है बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड ए बी और डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, तो कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, आपके ऑप्शंस हैं यस कमाने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, अपनों को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं, ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। तो क्या जो है कार्य से ऊर्जा बचती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कार्य क्या हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, नहीं। यश कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए क्या हम लोग जो है कार्य को करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो कार्य करने के पीछे मकसद होता है कि अपनों को व अन्य लोगों का सहारा या भरण पोषण करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, केवल सी। आगे देखते हैं, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। तो क्या उनके झुंड में जो है नर हाथी होते हैं, तो देखिए उनके झुंड में जो है केवल महिला हाथी होती है और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो नर हाथी नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे ही 14 से 15 वर्ष की आयु के हो जाते हैं नर हाथी, तो वो जो है झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ रहते हैं। यहाँ पे कहा गया उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ में रहते हैं, नहीं, ये भी गलत है। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, ये सही है, क्योंकि मैंने जैसे अभी भी आपसे बताया कि केवल जो है वे 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही जो है वो झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात जो है वो झुंड को छोड़ देते हैं नर हाथी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी देखते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी और डी सही दिया गया है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी तथा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 किस तरह से दिया गया है, 15 पॉइंट शायद होना चाहिए था। ठीक है, 15 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बीच की दूरी जो है दिया गया है 15.2 यदि ले लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15.2 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 110 इंटू 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1672 मीटर। ठीक है, 1672 मीटर आ जाएगा, तो इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.672 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कट करने पर 1.672 आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1.672 किलोमीटर दिया गया है आपके ऑप्शन 3 में, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए यहाँ पे 15.2 ही है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था। ठीक है, 15.2 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 110 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो इस यहाँ पे आपका आएगा 1672। ठीक है, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो मिजोरम में जो है कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, आपके ऑप्शन है खासी, असमी, मिजो, लुसेई, कुकी। तो यहाँ पे देखिए मिजो, लुसेई, कुकी, मेतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। तो
तारा को जो है हिंदी बोलने में परेशानी होती है और यहाँ से सिर्फ आपसे पूछा गया है कि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है। तो मिजो, लुसेई और कुकी जो है ये मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड, मिजो लुसेई। आगे है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह। तो पेट्रोलियम तथा कोयले को जो है अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, प्रदूषण फैलाते हैं, क्या ये जो है प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्राची आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो अनवीकरणीय ईंधन जो है इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पेट्रोलियम, कोयले तथा गैस ये सभी जो होते हैं ये बहुत सालों में बनते हैं। इनको बनने में जो है बहुत से वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों में ये बनते हैं, ठीक है। और ये जो है जमीन के अंदर बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसको जो है आसानी से जल्दी बनाया नहीं जा सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रदूषण फैलाते हैं नहीं होगा, महंगे होते हैं इसलिए कहा जाता है ये भी नहीं होगा, आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो आपके ऑप्शन है, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, खाना पकाने के लिए नहीं। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर नहीं, वहां पे आग जलाने के लिए वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पीछे क्या कारण है कि उन्हें जो है जो हाइट पर जैसे ही जितना ही ऊंचाई पर वो जाएंगे वहां पर जो है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेकर जाते हैं ताकि सांस ले सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 73 है, अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। तो अरब सागर जो है किस तरफ पड़ती है? यहाँ पे गुजरात जो है इसी तरफ जो है क्या है, अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य हैं आपको देखना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु जो है किस तरफ पड़ता है? तमिलनाडु जो है आपकी इस तरफ पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे केरल है, ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। राजस्थान की पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतलों के घड़ों को संभालती है कहलाती है। तो आपने देखा होगा ये बहुत बार जो है मूवीज में भी दिखाई जाते हैं और साथ में जो है आपने विभिन्न सीरियल्स में भी देखे होंगे, ठीक है, और पिक्चर में भी, बुक्स में भी होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो राजस्थान की ये जो है पारंपरिक नृत्य है जिसमें घूंघट डालकर जो है महिलाएं क्या करती हैं, 7 से 9 जो है पीतल के घड़ों को संभालती हैं और नृत्य करती हैं। तो ये क्या, कौन सी नृत्य है ये? आपके ऑप्शन है कालबेलिया, कथक, 13 ताली, भवाई। ये है भवाई, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 भवाई। भवाई या भवई भी सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी एक प्रसिद्ध। तो मधुबनी क्या है? आपके ऑप्शंस है, तो मधुबनी जो है बिहार का एक जिला है, ठीक है, बिहार में ये एक जिला के रूप में स्थित है और यहाँ का जो चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, झील है राजस्थान में, मधुबनी झील है नहीं, बिहार की शॉल है नहीं, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, क्या मधुबनी जो है साड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है, तो बिहार का स्थान है ये भी सही है और बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डी और ई जो है यहाँ पे
ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो डी और ई ही यहाँ पे बस सही है, तीनों बाकी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन 75 तक कर लिया है। आगे जो ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस बचते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है जिसमें हमने 2022 के पेपर को भी कर लिया है और इसी पेपर का 2023 का पेपर का सीडीपी के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उन वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंख खोल ये दुनिया उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, आपकी पाँव के छाले नहीं देखती, लेकिन दुनिया जो है सफलता देखती है, बस उड़ान को देखती है। ऐसे में जितना आप मेहनत करें उतना ही आप सफलता की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सीटेट का एग्जाम आप लोग को किसी तरह क्रैक करना है इस बार, और आप लोग को सफलता तक पहुंचाने के लिए आपके सफर में हम लोग साथ हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 9 जनवरी 2023 का पेपर का ईवीएस का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 76 है। सोवियत किताब में एक चित्र दिखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वो अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों खेल रही हैं। तो देखिए एक चित्र जो है दिया गया है जिसमें जो है क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग खेल रहे हैं। लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां गोटियां खेल रहे हैं। ठीक है, तो सोवियत ने जब किताब में ये चित्र देखा तो उसके मन में जो है प्रश्न उठे और उसने अपने अध्यापक से प्रश्न किया कि लड़के जो है क्यों गोटियां नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और दोनों जो है लड़के लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। तो यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में ये चित्र है। ठीक है, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों जो है इस प्रकार के चित्र जो है शामिल किया गया है आपके पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। आलोचनात्मक सोच विपरीत कहा गया है, तो विपरीत करना उद्देश्य नहीं है। सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, सौंदर्य के प्रति संवेदना किसी सुंदरता को नहीं यहाँ पे दिखाया गया, तो ये भी नहीं होगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, यानी कि अवलोकन करके और बच्चे जो है चित्र के आधार पर चीजों को समझ सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है उनका जो है चित्र के आधार पर वो इस प्रकार से अपने समझ को विकसित करे, ये जो है यहाँ पे उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे सही है। अगला है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। कोई भी सामाजिक घटना जो है दिखाया जा रहा है, पुस्तक में जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि लड़के और लड़कियां अलग खेल रहे हैं, तो भेदभाव को दिखाया गया है। ठीक है, और एक जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसको भी जो है दिखाया गया है। और उसी प्रकार से समाज में अनेक घटनाएं इस प्रकार से दिखते हैं, तो बच्चे जो है उन सामाजिक घटनाओं को देखकर अपने संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित कर सके और उनमें जो है जिज्ञासु उनमें एक प्रवृत्ति का जो है विकास हो, ये जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, इसलिए इस चित्र को जो है शामिल किया गया है। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो सी और डी देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सी और डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए और बी में से कौन जो है, तो ए में दिया गया आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, बी में है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सोच विपरीत करना नहीं होना चाहिए था, सोच विकसित करना होना चाहिए था। ठीक है, सोच विकसित करना, तो विकसित करना होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ए, सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 11 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्र युक्ति होगी। तो देखिए आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं और कक्षा 2 में जो है आप पढ़ाने जा रहे हैं, वहां पे आपको पढ़ाना है ऋतु विषय। ठीक है,
तो ऋतुओं को संबंध में जो है कौन सी विधि सबसे आपका सही होगा पढ़ाने के लिए, ऋतु पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। और ऑप्शंस देख लीजिए, सभी ऑप्शंस पढ़ के ही जो है आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि बिना सभी ऑप्शंस पढ़े आप आंसर इसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उससे भी जो है अधिक पॉजिटिव ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। तो कभी भी जो है प्रश्न सॉल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन को, ऑप्शंस को, पूरा ऑप्शंस को जरूर देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो देखा जाए तो चार्ट और पुस्तक उपयोग करना ये भी सही है, लेकिन हो सकता है इससे भी अधिक अच्छा विधि जो है ऑप्शन में दिया गया हो, जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे। सैंपल पर लिखे विषय वस्तु ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। तो यहाँ पे देखिए, चार्ट और पुस्तक से ज्यादा अधिक जो है सही होता है वीडियो का उपयोग करना, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। तो समाचार पत्रों का जो है लेख जो है उसको पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाना। और है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करना। तो ये यहाँ पे करेक्ट जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, इसलिए क्योंकि ऋतु के विषय में जो है बच्चों में जो है रुचि का विकास करना, और जो भी जो है भोजन में बदलाव आते हैं मौसम के अनुसार से, उनके बारे में उनको पहचान कराना, ठीक है। उसी प्रकार से वस्त्र के संबंधित जो है उन्हें जानकारी देना, जैसे कि ठंडा के दिन में जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहना जाता है, उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में जो है सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों को जो है इसके बारे में पूरा जानकारी देना, ताकि वे जो है अच्छे से इसको समझ पाए। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। तो आकलन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो बिल्कुल सही है, आकलन जो है एक शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया है, और ये जो है सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है। नहीं, आकलन ये अवगत नहीं कराता है कि उनका क्या उपलब्धि है, क्या जो है उनको नहीं आ रहा है, बल्कि उनको क्या आता है, वो किस चीज में जो है टैलेंटेड है, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। तो सीखने के दौरान जो भी उनको बाधाएं आ रही है, कठिनाई हो रही है, कहाँ जो भी उनको जो है परेशानी हो रही है, उससे संबंधित ये अवगत कराता है, ये सही है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति और रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि बच्चे जो है किस चीज में इंटरेस्टेड है, और उनका जो है किस चीज में टैलेंट है, उनका जो है पहले से किस प्रकार के अनुभव रहा है, किन चीजों के बारे में वो जानते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में भी आकलन बताता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा, 3 और 4, 1, 3, 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, C और D, ठीक है। 1, 2 हालांकि दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन A, C, D ही होगा यदि ABCD करके देखा जाए तो। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। यानी कि बोलती इमारतें जो पाठ है, इसको पढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक इमारतें इनमें प्रस्तुत करना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सी विधि सबसे उत्तम होगी, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो सबसे उपयुक्त विधि जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे भ्रमण करना, ठीक है। तो जो भी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां जाकर भ्रमण करना, उसके पश्चात उससे संबंध में चर्चा करना, ये यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी पर 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए।
तो अध्यापक ने जो है एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहा और विद्यार्थियों ने क्या किया, चींटी के 4 पैर बनाए। ठीक है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए ऑप्शंस है, ये कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। तो बच्चों ने जो है 4 पैर बनाए हैं चींटी के। ठीक है, तो ऐसे में क्या टीचर को डायरेक्टली बोल देना चाहिए कि चींटी के जो है 6 पैर होते हैं और 4 या 8 नहीं। ठीक है, और गलत कह देना चाहिए नहीं, ये गलत है। ये कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वह सही है और बाकी सभी विद्यार्थी गलत है। इस तरह से बोलना भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे चित्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को सराहना करना चाहिए, भले क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि चींटी के कितने पैर होते हैं, इसलिए उन्होंने 4 पैर बना रखा है। तो ऐसे में बच्चों को डांटना, बच्चे को डायरेक्टली जो है गलत बोल देने से जो है वो डिमोटिवेट होंगे। तो इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें जो है समझाना चाहिए कि चींटी के जो है 6 पैर होते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शन से देख लेते हैं आगे। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना। तो टीचर को जो है क्या एक चित्र दिखाकर उन्हें कहना चाहिए कि चींटी के कितने पैर है गिन लो। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा। उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। इस तरह से जो है उनकी और रुचि बढ़ेगी। ठीक है, वो लेंस के माध्यम से देखेंगे कि कितने जो है चींटी के एक्चुअल में पैर होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है पता चलेगा कि चींटी के जो है कितने पैर होते हैं इससे, और उन्हें जो है इंटरेस्ट भी जगेगी और मजा भी आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो देखिए कक्षा 4 के जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं आप। ठीक है, और इसमें जो है कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्री का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपको बताना है बच्चों को, कक्षा 4 के बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए जो है कौन सा तरीका आप अपनाएंगे, आपके ऑप्शंस हैं। विद्यार्थियों के अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। कभी भी ऑप्शन में याद करना दिखे आपको तो आप समझ जाइएगा ये ऑप्शन जो है गलत होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। लेक्चर विधि का प्रयोग नहीं करना है। लेक्चर विधि बच्चों के लिए जो है और समझने में दिक्कत करती है, यानी वही जो है चीजों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें जो है चीज कठिन लगने लगती है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषता को इंगित कीजिए। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझने में सहायता कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो तरीका होगा वो होगा यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के उनको जो है जानकारी देना, क्योंकि वो भारतीय है, उससे और उनको जो है एक प्रेरणा मिलेगी और साथ में जो है उनकी आत्मकथाओं की जानकारी, यानी कि कितनी कठिनाई से, कितने जो है कौन कौन से तरीकों से जो वहां तक पहुंचे। ठीक है, इस चीज के बारे में वो जानेंगे और क्योंकि उनके मुख्य विशेषता को इंगित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। एस ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। तो आपके ऑप्शन है पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो कौन कौन से शामिल होंगे, क्योंकि लाल पैकेट को और हरा पैकेट को, ठीक है, देखकर वहां पे जो है जो लाल गोल बने हैं और हरे गोल बने हैं पैकेट में, उसको देखकर क्या करना है, वर्गीकृत करना है कि कौन सा जो है मांसाहारी है और कौन सा जो है शाकाहारी है। तो शाकाहारी वाले जो है हरे वाले को जो है शाकाहारी होंगे और जो लाल होगा वो मांसाहारी होगा। तो सूचीबद्ध करने के लिए जो है सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल सही है।
कल्पना करना, तो क्या यहाँ पे कल्पना करने की आवश्यकता है, कुछ जो है इमेजिन करने की आवश्यकता है। वहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से जो है पैकेट दिए गए हैं, अनेक जो है प्रोडक्ट के पैकेट दिए गए हैं, उसमें जो है लाल हरे गोले बने हुए हैं, उसके अनुसार से जो है पहचान कर उनको वर्गीकृत करना है। तो कल्पना करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूर्वाग्रह, तो क्या पहले से जो है उससे संबंधित जानकारी होना जरूरी था? नहीं। वर्गीकरण, वर्गीकृत करना है तो ये यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि लाल और हरे जो है अलग अलग करके पता करना है कि कौन सा जो है शाकाहारी है और मांसाहारी में, दोनों में जो है इन्हें वर्गीकृत करना है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन 4 करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में क्या करना है आपको? एक अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों, यानी कि जो भी चर्चाएं चल रही है उनसे संबंधित जो है मुद्दों से परिचित करवाना है। तो आप क्या किसे प्राथमिकता देंगे? तो ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। आगे है, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों को ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। घर में समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप शिक्षक हैं तो जानकारी देना आपका भी कर्तव्य है। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे सिर्फ बच्चों को कहेंगे कि पत्रिका देख के पढ़ लो। हो सकता है बच्चे जो है नहीं समझ पाए, उससे संबंधित जो है क्या वो मुद्दा है, उससे संबंधित उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, तो समाचार सुनकर भी या पत्रिका को पढ़कर भी नहीं समझ पाए। ठीक है, तो शिक्षक का जो है यहाँ पे जो भी जो है मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित जो है उन्हें जानकारी देना उनका यहाँ पे कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे देखिए समाचार चैनल को देखने के लिए कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। समाचार पत्र को पढ़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और समाचार पत्र के लिए बात करेंगे माता पिता से, ये भी गलत हो जाएगा। सही होगा आपका ऑप्शन 3। कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। नेक्स्ट है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो देखिए जैसे कि उसने जो है हाथ का अपना परछाई लेकर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसका हाथ कुछ इस प्रकार से उसने रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका परछाई यदि बन रहा है, नीचे उसका यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो है उसका परछाई है, ठीक है, ये वाला जो है उसका परछाई है कुछ इस प्रकार से। तो इस परछाई के माध्यम से जो है कोई जानवरों को बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उंगलियों को मोड़कर या किसी प्रकार से रख के जो है उसका परछाई के माध्यम से यहाँ पे उसने मान लीजिए कोई एक जानवर बना दिया। यहाँ पे हो सकता है उसने हाथी ही बना दी। तो परछाई के माध्यम से कौन सा वो जानवर बना रहा है? के ऑप्शन है अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष और वर्णन। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट में आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो अनुमान लगाना, तो यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कि मेरी उंगलियों को देखकर बताओ जो परछाई जो मैं परछाई से जो जानवर बनाने वाला हूँ वो कौन सा जानवर है। तो बच्चे जो है अनुमान लगाएंगे, तो यहाँ पे सही हो जाएगा अवलोकन। बच्चे जो है अवलोकन करेंगे और वहां पर जो है समझने का प्रयास करेंगे कौन सा जो है जानवर बनने वाला है। निष्कर्ष भी होगा, क्योंकि बच्चे जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि कोई बच्चा जो बताएगा ये बाघ बनने वाला है, हाथी बनने वाला है, तो निष्कर्ष निकाल कर ही बताएंगे। तो ये भी सही है। वर्णन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में जो है यानी कि कौन कौन से विषय शामिल है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दिया गया, ऑप्शन 1 में ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, तीनों जो है ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो देखिए रीनी जो है एक विद्यार्थी है, उसने अपने शिक्षक से पूछा, अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते हैं। तो आप सभी ने देखा है पौधे के तने जो है गोल होते हैं, तो क्यों ऐसे होते हैं, ये गोल क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखिए अध्यापक को विद्यार्थी सिखाना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन्हें जो है इसके बारे में बताना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, ना कि उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अगली क्लास में यानी कि आगे क्लास में सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, यानी कि अध्यापक को जो है विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि क्यों ये गोल होता है, आप लोग सोचकर बताओ, ठीक है। तो ये सही है। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए, ये भी सही है। इससे उनको और भी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे सी और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। आपके ऑप्शन है चॉक एंड टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना। तो पर्यावरण अध्ययन के संपादन में जो है प्रभावी हो सकती है कौन सी विधियां, चॉक एंड टॉक विधि को उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, व्याख्यान विधि भी उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है, भूमिका निर्वहन सबसे बेस्ट माना जाता है, और कहानी सुनना, ठीक है। तो इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में आपको बहुत सी कहानी कविताएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो भूमिका निर्वहन भी बेस्ट है, क्योंकि रोल प्ले करना किसी भी कहानी को लेकर, वहां पे उस पे जो है रोल प्ले करना, नाटक करना, ये सभी जो है इससे बच्चे जो है आसानी से उन्हें जो है अपने रोल प्ले करने के माध्यम से वो चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। तो ये भी सही है। तो सी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मम्मी होना चाहिए, ठीक है। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है पम्मी, ठीक है, पम्मी ही है ये, ठीक है, मम्मी नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक शिक्षक ने जो है क्या किया कि बच्चों को अपने मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने के लिए कहा, ठीक है। तो पम्मी नाम का एक स्टूडेंट है, वहाँ पे विद्यार्थी है, उसने जो है कविता लिखा और पढ़ा, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। और कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक है तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप जो है उसके जो है टीचर हैं, तो यदि आप उस जगह पर रहते, उस टीचर की जगह पर, तो आप क्या करते हैं। आपके ऑप्शन है, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। विद्यार्थियों को क्या करेंगे, मिष्टी दोई का अर्थ जो है स्थानीय भाषा में बताएंगे, ना कि उनको लाकर खिलाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है। आपके ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको करेक्ट ही लग रहे होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना, इसका जो है विशेषता होना चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं जब पर्यावरण अध्ययन को पढ़ें, ठीक है, तो उनमें जो है क्या विकसित हो, सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो देखिए आपके ऑप्शन से, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए आपसे ये कहा गया है कि समूह चर्चा से जो है सार्थक ज्ञान मिलती है। इस तथ्य का सर्वोत्तम व्याख्या कौन कर रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो हमने जो है 9 जनवरी 2023 का पेपर से संबंधित जितने भी ईवीएस के क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से हमने और भी वीडियोज को अपलोड कर रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के कोर्सेस नामक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप